नमस्कार दोस्तों। आयकर अधिनियम जो आपका बीकॉम फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हैं, उसमें हमें एक शब्द जो है वो जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के आसपास जो है पूरा पूरा कानून, पूरा पूरा एक्ट जो है वो घूमता है, और वो है आय। एक प्रश्न बनता है कि आय क्या है, आय की परिभाषा क्या है, सकल कुल आय और कुल आय में क्या अंतर है। परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में जो है वो आय होती क्या है। इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में भारत में जो है जो आयकर लगाया जाता है वो हर प्राप्ति आय के अंतर्गत कर योग्य नहीं होती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो 2 लाख रुपए में मकान बेचते हैं तो इस 2 लाख रुपए की प्राप्ति पर आयकर नहीं लगेगा, वरन मकान बेचने से जो पूंजी लाभ के रूप में जो आय होगी उस पर आयकर लगेगा। इसी तरह मकान संपत्ति से जो कर योग्य आय होगी उसी पर कर लगेगा। इसी प्रकार कर्मचारियों को वेतन शीर्षक के अंतर्गत जो प्राप्तियां होती है उस पर कर नहीं लगता। वेतन से कर योग्य आय की गणना करेंगे और ऐसी आय पर ही कर लगता है। एक चिकित्सक जो कि रकम मरीज से प्राप्त करता है उसमें से हर स्वीकृत व्यय घटाते हैं और जो कर योग्य आय निकलती है उस पर जो है उसे आयकर देना पड़ता है। ये सारा जो विवरण मैंने बताया आपको, उससे यह स्पष्ट होता है कि आयकर आय पर लगाया जाता है, ना कि प्राप्तियों पर। तो इसका मतलब यह है कि हमें आय तो समझना ही पड़ेगी। बिना आय को समझे हम आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को नहीं समझ सकते, हम आयकर की गणना नहीं कर सकते। तो जो आयकर अधिनियम है हमारा 1961, इसकी धारा 224 में बड़ी स्पष्ट रूप से जो है आय को बताया गया है। यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर आय पर ही लगता है। हम इस परिभाषा को जो है देखते हैं। आय की परिभाषा, आयकर अधिनियम में इस शब्द का कोई परिभाषित नहीं किया गया है। अभी आप सोचेंगे कि मैंने कहा था कि आय की कोई परिभाषा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आयकर अधिनियम में आय को कोई परिभाषित नहीं किया गया है, कोई परिभाषा नहीं दी गई है। सिर्फ ये दिया गया है कि आय में क्या क्या सम्मिलित है। इस धारा के अनुसार आय में जो शामिल किया जाएगा वो है लाभ, लाभांश, पुण्यार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट या संस्था, वैज्ञानिक शोध संघ, खेल संघ, विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल अथवा जो है जितने भी अन्य चिकित्सा संस्थान अथवा निर्वाचन ट्रस्ट को स्वेच्छा से प्राप्त ग्रंथों से आय इसमें ली गई है। कर्मचारियों को प्राप्त अनुलाभ अथवा वेतन के बदले में मिले हुए लाभ, कोई विशेष भत्ता या लाभ जो करदाता को अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकार किए गए हों। प्रतिनिधि करदाता
को प्राप्त कोई लाभ या अनुलाभ का मूल्य। वह धन जो व्यापार और पैसे के शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। पूंजी लाभ एक परस्पर बीमा कंपनी अथवा सहकारी समिति के बीमा के व्यवसाय से लाभ। लॉटरी, क्रॉसवर्ड, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ आदि के इनाम, ताश एवं अन्य खेलों से जीत या जुए अथवा शर्त जिसको अपन दाव भी कहते हैं से अगर कोई आय होती है। यह मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि लॉटरी के अंतर्गत किसी स्कीम अथवा व्यवसाय के अधीन चाहे वो किसी भी नाम से ज्ञात हो, लाट निकाल कर या संयोग से या किसी भी अन्य रीति से प्रदान किए गए इनामों से जीत लॉटरी में आती है। ताश के खेल एवं अन्य खेलों के अंतर्गत टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर ऐसा कोई खेल प्रदर्शन, कोई मनोरंजन कार्यक्रम जिसमें लोग इनाम जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं अथवा अन्य स्वरूप में शामिल होते हैं। प्रोविडेंट फंड एवं सुपर एनुमेशन फंड या कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्थापित किसी फंड में कर्मचारी का अंशदान नियोक्ता की आय होगी। कीमैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त कोई राशि बोनस सहित आय होगी। यहां पर एक नोटिंग की गई है कि कीमैन बीमा पॉलिसी का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी से दूसरा व्यक्ति प्रधान व्यक्ति का कर्मचारी हो सकता है या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो प्रथम व्यक्ति के व्यवसाय से किसी प्रकार संबंधित हो। अगली बात बताई गई है कि किसी भी सहकारी संस्था के बैंक के व्यापार अथवा अन्य सदस्यों को ऋण की सुविधा देने के व्यापार का लाभ भी यहाँ शामिल किया गया है। अंशों के जारी करने पर प्राप्त प्रतिफल तथा अंशों के उचित बाजार मूल्य का अंतर आय माना जाएगा। अगर किसी पूंजी संपत्ति के अंतरण के लिए बातचीत के अनुक्रम में अग्रिम के रूप में कोई राशि प्राप्त होती है तथा ऐसे अनुबंध के असफल होने पर अग्रिम राशि जब्त कर ली जाती है तो जब्त राशि जो है वो आपकी आय होगी। अगर करदाता को केंद्रीय पुरस्कार या राज्य सरकार या प्राधिकारी निकाय या अन्य एजेंसी से सहायता के रूप में, नगद रूप में, रोकड़ के रूप में मिलता है तो वह आय मानी जाएगी। अनुदान, रोकड़ से प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, शुल्क से छूट अथवा प्रतिपूर्ति आदि यह अनुदान अथवा प्रतिपूर्ति की राशि संपत्ति की लागत में से घटा दी गई है तो इस राशि को आय नहीं मानेंगे। केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी न्यास अथवा संस्था के कोष हेतु केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता आय नहीं मानी जाएगी। यदि घरेलू एलपीजी गैस पर अनुदान मिलता है अथवा व्यक्ति को उसके कल्याण के लिए अन्य अनुदान मिलते हैं तो इन्हें आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को 1 अप्रैल 2017 अथवा इसके पश्चात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के से बिना प्रतिफल अथवा अपूर्ण प्रतिफल प्राप्त राशि या संपत्ति का मूल्य आय में शामिल किया जाएगा। किसी व्यक्ति की नौकरी से निकालने अथवा उसे सेवा की शर्तों में परिवर्तन के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि भी जो है आय में शामिल की जाएगी।
किसी तिथि को रहतिये कि पूंजी संपत्ति में परिवर्तन किया जाता है, उस तिथि को रहतिये का उचित बाजार मूल्य जो है यहां पर आय होगा। आय के बारे में इस आधार पर कहा जा सकता है कि वास्तव में आय शब्द का अभिप्राय उस मौद्रिक आय से है जो निश्चित साधनों से प्राप्त होती है। यह निश्चित साधन वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार पैसा, पूंजी लाभ या अन्य साधनों से आय है। धारा 224 में वर्णित उपरोक्त मदों से स्पष्ट है कि आयकर अधिनियम में आय एक विस्तृत शब्द है। प्रयत्न यही किया गया है कि विभिन्न रूपों में कमाई गई हर आय को आय की श्रेणी में शामिल किया जाए। यहां तक कि अवैध रूप से कमाई गई आय को भी आय के रूप में मान्यता दी गई है। इस तरह हम यह भी कह सकते हैं कि आय के अंतर्गत निम्न विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल है, जिसमें पहला है वेतन शीर्षक की आय, दूसरा मकान या संपत्ति से संबंधित आय है, तीसरी व्यापार तथा पैसे से संबंधित आय है, और नेक्स्ट चौथा पूंजी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त आय है, और पांचवा नंबर पे अन्य साधनों से प्राप्त आय है। आय की गणना के संबंध में कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आय की गणना करते समय, उन्हें ध्यान रखना जरूरी है। पहला यह है कि यह जरूरी नहीं है कि आय द्रव्य के रूप में प्राप्त हो। आय की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आय की निरंतर अथवा स्थायी प्राप्ति अनिवार्य नहीं है। आय अन्य पक्षों से प्राप्त होती है, स्वयं से नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आय उपार्जित हो सकती है अथवा प्राप्त भी हो सकती है। आय में व्यक्तिगत उपहारों को शामिल नहीं किया जाता है। आय वैधानिक अथवा अवैधानिक साधनों से भी प्राप्त हो सकती है। आय उसके लिए ही कर योग्य होगी जिसने उसे प्राप्त किया है। अब यहां पर हम एक बात और समझ लें कि आय किसे नहीं मानेंगे। ऋणों अथवा भुगतान से मुक्ति को आय नहीं मानेंगे। दूसरा जो है पूंजी प्राप्ति, जो प्राप्ति के समय आय हो और बाद में नहीं हो तो उसे भी हम आय नहीं मानेंगे। जैसे बयाने की प्राप्त अथवा जब्त की गई रकम भी आय नहीं है। अब जो है यहां पर एक अगला बिंदु जो आया था वो है सकल आय और कुल आय में क्या अंतर है। तो यहां पर हम सकल आय और कुल आय में भी अंतर को हम जानते हैं। सकल कुल आय निकालने समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें आय की विभिन्न शीर्षकों की जो आय हमें प्राप्त हुई है उनका योग अगर हम कर लें तो वो जो राशि है वो सकल कुल आय कहलाती है। और यदि उस सकल कुल आय में से धारा 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियों को यदि हम उसमें से घटा दें तो जो शेष आय हमें प्राप्त होती है वो जो है वो कुल आय कहलाती है। यहाँ पर सकल कुल आय और कुल आय के अंतर को हम नंबर 1 से देख सकते हैं कुछ बिंदुओं के आधार पर। जैसे कटौती से हम अंतर कर सकते हैं कि जो सकल कुल आय होती है उसके अंतर्गत जो है वो हम क्या करते हैं, कटौती नहीं कम करते। और यहाँ पर जो है जो कुल आय होती है उसमें जो कटौतियाँ हैं धारा 80 से लेकर के 80U तक की घटाई जाती है, तभी कुल आय होती है। कर की गणना की बात करें तो सकल कुल जो आय होती है उस पर कर की गणना नहीं की जाती है, जबकि कुल आय पर जो है वो हमेशा ही कर की गणना होती है। अगर राउंड अप करने की बात करें, निकटतम करने की बात करें
तो सकल कुल आय को निकटतम दशम तक या 10 अंक तक उसको जो है वो राउंड अप किया जाता है, 10 के उसमें राउंड अप किया जाता है, नहीं किया जाता है। और जो कर योग्य आय होती है, कुल आय होती है, उसको राउंड अप किया जाता है, निकटतम किया जाता है। हम राशि की बात करें तो सकल कुल आय हमेशा ही जो है वो कुल आय से अधिक होती है, जबकि कुल आय जो है वो सकल कुल आय से कम होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय क्या होती है उसे समझाया, और कुल आय और सकल कुल आय में क्या अंतर है ये भी बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो लाभदायक होगा। धन्यवाद।